जो बात कर रहे हैं ये एनर्जी मॉडल के तहत है यस और सर। इसको हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, ठीक है। ओके ओके सर। तो प्रतीक, मेरा ये मानना है कि बनियों के साथ ये व्यवस्था बहुत नाइंसाफी कर रही है यस सर। और हम लोग मूर्खों जैसे इन्हीं से टिकट मांगते हैं, इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं को जो है ना रोते हैं, इन्हीं के पास पिटीशन लेके जाते हैं। और यस सर। हमारे जो धूर्त नेता हैं जिनको आपने प्रेसिडेंट और सब बाकी चीजें बना के रखी हैं, उनका कद भी छोटा है, सोच भी यस छोटी है और क्षमता यस और सामर्थ्य भी बहुत कम है। यस इस सर। बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? सर मैं बस यहीं तक सहमत हूँ कि सर अब क्या करते हैं, जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, चुनाव से जीते हुए हैं। मैं अगर असंतुष्ट हूँ कोई बात नहीं, नहीं, ये तो पर हम कि अब ये तो हम अपने पहले समाज के जो है उनकी हाँ बात कर रहा हूँ पहले। हाँ, समाज की में भी तो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ था ना सर। देखो, मेरा सोचना ये है हाँ कि विशेष तौर पे बनियाओं की और जैनीज की प्रवृत्ति ये है कि हाँ जो ज्यादा दान दे दे, जो ज्यादा वो कर दे, वो इंद्र हाँ। बन जाता है। आपने देखा होगा बिल्कुल जैनियों का बिल्कुल, इंद्र नहीं का जेएनयू टिकट में तो जेएनयू में, हाँ जेएनयू में तो है ऐसा कि सर नहीं है? होता है। हाँ। बिल्कुल और बिल्कुल हम सर। लोगों के यहाँ पे भी यही होता है कि आपने जो बच्चों की हाँ, जो है ना विवाह का और उसका जो वो किया, तो जिसने ज्यादा दे दिया उसको प्रेसिडेंट बना दिया, ये कर दिया, इस बिल्कुल तरीके बिल्कुल का सोच है। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे क्या लगता है कि ये जो लोग हैं, इनकी सोच बहुत सीमित है। आप जितना बड़ा सोच सकते हैं और यस यदि सर। आप ठीक ढंग से उसमें विश्वास करते हैं तो ये 200% सत्य है कि वो हकीकत बन जाएगा। यस सर। यस सर, सही कह रहे हो सर। और जो छोटा सोच रहा है वो अपने स्वयं के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने देश के प्रति एक पाप कर रहा है, एक बिल्कुल सही। एक अपराध कर रहा है। क्योंकि जब वो बड़ा सोच सकता है और बड़े को जमीन पे धरातल पे उतार सकता है, फिर तो फिर उसको, छोटा क्या सोच रहा है। हाँ, फिर छोटा सोचना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी बड़ी भूल है। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही सही कह रहे हो। है नहीं ना? सर, और ये बात देख रहे हो कि सर अभी अपनी समाज का स्तर जो है हाँ वे अन्य समाजों से काफी, हाँ। भले ही हम संपन्न समाज में से समाज में आते हैं, हम्म। पर संपन्न समाज में भी हमारा स्तर बहुत हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य नहीं कर पा रहा। नहीं, वो इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हम छोटी चीजों में फंसे रहते हैं और एक दूसरे की टांग खींचने में लगे बस बस रहते बस, हैं। बिल्कुल हम बिल्कुल लोग बिल्कुल। सामूहिक शक्ति पैदा नहीं कर पाते नहीं हैं। कर पा रहे हैं, बिल्कुल। आत्मविश्वास और सामर्थ्य और सोच तीनों की कमी तीनों की कमी। है कि नहीं? तो बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली मैं अपनी बातचीत को दो भागों में बांटूंगा। एक यस। बात तो रहेगी कि जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है, वर्तमान कानून की व्यवस्था है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यस। फिर ये चर्चा करेंगे कि कैसे हम पूरे देश का भला करें और विशेष तौर पर बनियों का भला करें। क्योंकि बनिया जो है, इन सबको ढेर सारा पैसा दे रहे हैं, इनको एक्सप्लॉइट कर रहे किया जा रहा है, लीगली इलीगली टैक्स रेड और यस। जाने कितने तरीके से। कितने कितने तरीके। हर हर दिन जो है धर्म के नाम पे चंदा लिया जाता है, हर दिन जो है किसी जुलूस के नाम पे चंदा लिया जाता है, बिल्कुल हर दिन बिल्कुल किसी बिल्कुल। आयोजन के नाम पे चंदा लिया जाता है। यस। और ये दुष्ट लोग जो है, बाहुबली लोग, प्रताड़ित करने के लिए झूठे मुकदमे भी कायम करा देते हैं और बिल्कुल कई बार तो बिल्कुल। अपनी जो है बच्चियों बच्चियों को जो है कई तरीके से पटाके भगवा के और मालूम नहीं क्या क्या करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बेचारा जो है हमारे भाई लोग जो है समाज के भय से, इस भय से कई बार बहुत सारी चीजें, बहुत सारा अपमान पी जाते हैं। उनमें इतना साहस नहीं होता है कि उसे इवन रिपोर्ट कर दें। और रिपोर्ट करने भी जाओ तो वहां सुनने के लिए कौन बैठा बिल्कुल राइट, सही कह रहे हैं सर। है ना? तो बिल्कुल। अपन चर्चा का पहला भाग शुरू करते हैं यस। कि हमें षड्यंत्र पूर्वक मूर्ख बनाया गया है। और ये जो मूर्ख बनाया है, ये सफेद जो है वस्त्र धारण करने वाले काले चरित्र के भ्रष्ट लोग, राजनेता हैं, इन्होंने किया है। और इसकी शुरुआत जो है वो जवाहरलाल नेहरू से होती है। यस तो सर। जवाहरलाल नेहरू ने जो संविधान हमको दिया है, तो जो समिति थी, वो समिति तो जो संविधान कमेटी, ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, वो एक देखा जाए तो दिखावा था। बिल्कुल इसका एक रफ ड्राफ्ट जो कि सर। अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू को दिया था,
और 7 सदस्यों ने उसमें थोड़ा सा होमवर्क करके वो ड्राफ्ट जो है वो ड्राफ्ट कमेटी को दिया था, जिसके चेयरमैन भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है ना। और भीमराव अंबेडकर और बाकी जो है ड्राफ्ट कमेटी के लोगों के व्यूज पढ़िए, वो ये कह रहे हैं कि ये संविधान तो हमारे ऊपर थोपा गया है, राइट। और इस संविधान का जो है 80% से ज्यादा हिस्सा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अंग्रेजों ने भारत पे शासन करने के लिए बनाया था ना। ओके ओके, बिल्कुल सही, राइट सर। ठीक है ना। फिर हम स्वतंत्र हो गए, यस, हमें मूर्ख बनाया गया कि हम आजाद हो गए हैं। तो प्रतीक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पूरी तरह से गुलाम हैं। बिल्कुल। और मैं आपको अभी आने वाले 2 मिनट में ये महसूस कराने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे गुलाम, ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम 15 अगस्त, 26 जनवरी, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे और अमृत महोत्सव जो है आजादी का मनाते मनाते हम ये ऐसा विश्वास करने लग जाते हैं कि हम सच में आजाद हैं, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल आजाद नहीं हैं, आप पूरी तरह से गुलाम हैं, और 2 मिनट के अंदर मैं ये आपको सिद्ध करूंगा, ठीक है। तो पहली बात जो है वो ये है कि आपके ऊपर अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए जितने भी नियम एवं कानून हैं वो बिना कॉमा और फुल स्टॉप के आपके ऊपर थोपे गए हैं। तो अंग्रेजों ने ये नियम भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए और शासित करने के लिए बनाए थे कि नहीं बनाए थे? बिल्कुल सर, सही है। बनाए थे कि नहीं बनाए थे? तो जो चीज आपको शासित करने के लिए, अपमानित करने के लिए बनाई है, वो चीज आप मुझे बताइए कि भारत के जो है स्वतंत्र देश के लिए कैसे होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? होना चाहिए क्या? यस सर। तो कानून के हिसाब से आपके ऊपर वही सब कानून थोपे हुए हैं जो भारतीय गुलामों को शासित करने के लिए, शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए बनाए गए थे, और जिनके तहत अंग्रेजों ने निर्दोष लोगों को फांसी तक चढ़ा दिया, राइट। दूसरी बात जो है, जो व्यवस्था इन नियम कानूनों को जमीन पर उतारने के लिए बनाई गई थी वो बादशाही व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई थी। वो व्यवस्था जो कि ना अकाउंटेबल है, ना पारदर्शी है, ना अपने डिसीजन के लिए वो पूरी तरह से अकाउंटेबल है, वो व्यवस्था आपके ऊपर ऐसे थोप दी गई। थोप दी गई कि नहीं थोप दी गई? बिल्कुल थोप दी गई सर, ठीक है ना। तो इस, और हमने जो बीच में संशोधन किए, उस संशोधन में हमने उस बादशाही व्यवस्था को और ज्यादा अधिकार दे दिए। आज आपको पुलिस चाहे तो किसी भी सज्जन व्यक्ति को गिरफ्तार करके 151, 109 ढेर सारे सेक्शंस में बिना किसी रीजन के वो संदेह मात्र पर आपको गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है। और क्या, नंबर 1। दूसरी बात, चाहे जो है कोई भी व्यक्ति हो वो जानबूझ के गलत निर्णय ले, चाहे पटवारी हो चाहे और कोई हो, वो जो है आप उसको झेलते झेलते जो है कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते मर जाएंगे, लेकिन उसका जो है कोई उसकी गलती होने पर भी उसे कोई दंड की व्यवस्था नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है, राइट। बल्कि उसे प्रोटेक्शन दिया गया है कि भाई उसने जो है ना शासकीय कार्य में किया है तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, शासकीय कार्य में बाधा के तहत। हाँ, और उल्टा यदि आप जो है ना उसको बताने की कोशिश करेंगे तो वो आपके खिलाफ 353 का मुकदमा और कायम करा देंगे, राइट। तो ये हो गए 2 अंग। इससे सिद्ध होता है कि आपके ऊपर गुलामियत थुपी हुई है कि नहीं थुपी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब अपन इस गुलामियत के जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे ऊपर से आपके ऊपर राज सत्ता थोपी हुई है, ठीक है ना। तो क्या ये राज सत्ता डेमोक्रेटिक है? ये अब सोचने की जरूरत है, राइट। तो ये राज सत्ता आपके बोर्ड से तो चुनी जा रही है लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी को करती है, राइट सर। और ये जो लोग हैं जो आपको देखने में बड़े बड़े लगते हैं और आप उनके जो ना पीछे रहते हैं, उनके सामने जो ना उनके दरबार में खड़े होकर उनसे मिन्नतें करते हैं, अपने शोरूम और उनका उद्घाटन कराने के लिए उनको बुलाते हैं, ये सफेद पोश लोग बेहद ही डरे हुए प्राणी हैं।
वो पार्लियामेंट के अंदर पार्टी व्हिप से बंधे हुए हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर वो आपकी बात नहीं कह पाते हैं, क्योंकि पार्टी व्हिप के तहत जो पार्टी कह रही है उन्हें वही कहना है। ठीक है, सही बात। और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो दे विल बी नो मोर मेंबर। ठीक है। ओके। और दूसरा जो है, पार्लियामेंट के बाहर भी पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। तो अभी आपने ढेर सारे प्रकरण देखे हैं कि लोगों ने सही बात कही, पार्टी ने उनको प्रोटेक्ट करने के बजाय, उनको सपोर्ट करने के बजाय उन्हें निष्कासित, निलंबित कर दिया है, प्राइमरी मेंबरशिप से भी निलंबित कर दिया है। हाँ सही बात है। तो ये जो राजनेता हैं, ये पार्लियामेंट के अंदर पार्टी व्हिप से बंधे हुए हैं और पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं, और इनकी प्लेट में जो 2 4 5 टुकड़े आ गए हैं, ये हमेशा भयग्रस्त रहते हैं कि हाई कमांड वो टुकड़े इनसे छुड़ा ना ले, उठा ना ले। सही है सर। इस एनालिसिस से आप कहां तक सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ, ऐसा ही है सर। ओके। अब ऐसा ही है, अब ये देखें कि ये जो सो कॉल राजनेता, जो हमारे भाग्य विधाता हैं और कानून के निर्माता भी हैं, ये किन लोगों को टिकट देते हैं, जरा इस पे बात करते हैं। तो हमने इस पे जो रिसर्च की है, और जीवन का इतना बड़ा अनुभव भी है, इन्हीं के बीच हाँ में गुजारा है। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों का तो जो है हाँ वो काम ही आपका टोली होता है। दामन का साथ रहता है। सही बात है सर। तो आपसे आपसे वो बहकाते हैं सर, वो आपसे वो तो रहते हाँ, ही है सर। नहीं, बहुत जोर से, हम जैसे लोगों से तो वो बहुत जोर से बहकाते हैं। हाँ वही तो, आपसे तो वो बहुत बहुत ज्यादा बहकाते हैं। हाँ, तो नहीं, सभी सभी ब्यूरोक्रेट से भय नहीं खाते हैं, मैथिली शरण गुप्त से भय खाते हैं, और मैथिली शरण गुप्त जैसे लोगों से भय खाते हैं। हाँ नहीं नहीं, वो तो बात सही है सर, सारे ब्यूरोक्रेट्स बाकी एक लोगों जैसे को तो वो नहीं अपने चरण सेवक मानते हैं। होते। हाँ हाँ, कुछ कुछ ऐसे होती है ना। हाँ तो वही तो सर बड़े ओहदे पद पे आ जाते हैं ना सर। हाँ वही और बड़े पद पे आ जाते हैं। हाँ हाँ, नहीं, ऐसे चरण सेवकों की तो आवश्यकता है। राष्ट्र भक्त, देश भक्तों की जरूरत थोड़ी है, चरण सेवकों की जरूरत है, चापलूसों की जरूरत है, हमें हाँ मिलाने की जरूरत है, जो विद्वत्ता के रहते हुए, विद्वत्ता रखते हुए भी जो है अपने चातुर्य को इन चापलूसी में ज्यादा उपयोग में लाते हैं, राधा देन देशभक्ति, राष्ट्र सेवा में। अच्छा, सही है। अब जो है, जो इस रिसर्च है उसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करते हैं कि ये लोग जो है पार्टी टिकट किसको देते हैं, क्योंकि जिसको पार्टी टिकट देंगे उन्हीं वही जीतेगा। एक आध निर्दलीय जो है ना, जीतने ना जीतने से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, राइट? क्योंकि वो ना तो नियम कानून बदल सकता है, ना व्यवस्था बदल सकता है, तो उसकी सामर्थ्य जीत भी जाने के बाद शून्य तुल्य है। उसकी बात केवल उस समय थोड़ी बहुत सामर्थ्य होती है जब वो शासन को, पार्टी को जो है सत्ता को बनने बिगाड़ने की यदि हैसियत में है, तो थोड़ी बहुत उसकी हैसियत बन जाती है। और उस समय भी ये लोग जो है व्यक्तिगत लाभ के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए यूज करते हैं। वो भी जो है अब जिनके प्रतिनिधि हैं उनके हित में तो बिल्कुल यूज नहीं होता है। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल सही बात। अच्छा, अब आप ये बताइए कि ये टिकट उसको देते हैं जो इनको ज्यादा पैसा देता है, ये बात सही है कि नहीं है? हाँ सर, यदि आप 50 करोड़ देंगे और मैं 100 करोड़ दूंगा तो टिकट मैथिली शरण गुप्त को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। हाँ सही ठीक है ना? बात। दूसरा, ये टिकट देते हैं अपने नेताओं के बच्चों को, क्योंकि आका, उनके यदि बच्चों को टिकट देंगे तो आका खुश होंगे, तो आकाओं को खुश करने के लिए अपने आकाओं के और नेताओं के बच्चों को टिकट देते हैं, जिनके दूध के दांत भी ठीक ढंग से नहीं टूटे हैं, और वो जीत जाते हैं तो उन्हें मंत्री पद और कई बार तो कैबिनेट मिनिस्टर भी निर्लजता से बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं कि नहीं बनाते? बिल्कुल बनाते, काफी उदाहरण है। ओके। अब अपन तीसरी बात करते हैं कि ये जाति और धर्म के आधार पर टिकट देते हैं उन लोगों को जिनकी जीतने की संभावना है, ठीक है ना? लेकिन इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई योग्य व्यक्ति को टिकट ना पहुंच जाए, क्योंकि यदि योग्य व्यक्ति को टिकट पहुंच गया तो आगे चल के वो हाई कमांड में बैठे लोगों के लिए चुनौती बन सकता है। तो वो हाई कमांड के लिए चुनौती नहीं बनना चाहिए। तो कई बार धोखे से जो है ये योग्य लोगों को भी टिकट दे देते हैं जब इनको एहसास नहीं होता है। और जैसे ही वो व्यक्ति कुछ थोड़ा सा ओरिजिनल अच्छा काम करता है तो इसे ये यथाशीघ्र एक कोने में कर देते हैं, और अगली बार तो उसे टिकट देना ही नहीं होता है, राइट? जैसे सेशन जी ने जो है, जब तक वो कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह रहे, इनकी खूब चाटुकारिता करते रहे, राजीव गांधी की चप्पल भी उठाई उन्होंने, और इसके बाद जब जो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए
तो इन्होंने उन्होंने इनको सब बता दिया, रास्ता पूरा क्लियर कर दिया, ठीक है ना। सही बात तो है। इसके बाद वो प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए, तो इन दुष्ट लोगों ने हम्म, उन्हें जो है नहीं जिताया, उनको सपोर्ट नहीं किया, ठीक है ना। तो हम्म, ये योग्य लोगों को पहले तो बिठाएंगे ही नहीं पदों पे, ना उनको टिकट हम्म, देंगे, ना किसी अन्य पद पे बिठाएंगे, और धोखे से किसी ने इन्हें भ्रम में रखा कि नहीं मैं तो आपका चाटुकार हूं, आपका तो चरण सेवक हूं, तो जैसे ही उसका सही कलर इनको मालूम पड़ता है, तो फिर जो है उसका ये विरोध करने लग जाते हैं, उसे कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल राइट। सही। इस बात बिल्कुल से आप सही। सहमत हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही सहमत। अच्छा। फिर जो है ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो दल बदलू हैं, जिन्हें ये लगता है कि अब उन्हें सत्ता सुख उस पार्टी के में रहते नहीं मिलने वाला है, जो अपने लाभ के लिए पार्टी बदलता है, दल बदलता है, उसे ये दुष्ट राजनेता बेशर्म और बेलज्ज होकर अपने राजनीतिक मंच पर बिठाते हैं, हम्म, और उन्हें फूल मालाएं पहनाते हैं, उन्हें शाल पहनाते हैं, उन्हें नारियल भेंट करते हैं, टिकट भी देते हैं, और उन्हें मंत्री पद भी देते हैं। इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल 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 सहमत हूँ सर। अच्छा। और कभी जो है जिससे दुखी होके उनके ही कार्यकर्ता उसको हरा देते हैं, तो ये दुष्ट लोग कहते हैं भीतर घात हो गई। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये दुष्ट लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि इन्होंने अपने कार्यकर्ता जिन्होंने 20-20, 25-25, 30-30 साल इनकी सेवा में लगा दिए, दीवार लगा दी। उनके हक को इग्नोर करके ये किसी दूसरे व्यक्ति को किसी गलत कंसिडरेशन में टिकट दे रहे हैं, तो इन्होंने बाह्यघात नहीं कर दी, इन्होंने तो विश्वासघात कर दिया कि नहीं कर दिया। बिल्कुल सही बात। तो हर जो है पार्टी के लोगों को, जो जिन्होंने इस तरीके से बाह्यघात और देशद्रोही काम किया है और पार्टी द्रोही काम किया है, उनको भीतर घात करते हुए हराना ही चाहिए। आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, और इसके बाद जो पांचवी बात हमने पाई है कि ये अपराधियों को टिकट बांट, जो है ना, सब लोग ढूंढ ढूंढ के अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, और इस बात का ध्यान रखते हैं कि यदि उसमें जाति और धर्म का तड़का लग जाए तो फिर तो सोने में सुहागा है। यही कारण है कि जाति और धर्म के आधार पर जो अपराधी लोग जेलों में बंद हैं, वो भी जीतते हैं। बिल्कुल जीतती सर। इस बिल्कुल एनालिसिस से जीतती। मिस्टर प्रतीक आप किस हद तक सहमत है? मैं तो सर आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल काफी हद तक बिल्कुल राइट सही है। काफी हद तक मैं उससे संतुष्ट हूँ जो आप कह रहे हैं। मैं आपकी बातों से काफी हद तक संतुष्ट हूँ सर। अच्छा, अब आप ये बताइए कि इसमें आप और कुछ चीज जोड़ना चाहेंगे जो हमसे छूट गई हो? नहीं सर, काफी आपका आपका एनालिसिस बहुत बढ़िया है सर। मैं तो बस यही जोड़ना चाहूंगा। इसमें एक और बात है। हम्म। मैं अपने सामाजिक स्तर पे बात करूंगा क्योंकि मैं जो है नहीं बात नहीं, अभी अभी अपन सामाजिक स्तर पर नंबर 2 पे बात करेंगे ना, अभी 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 राजनीतिक बात कर रहे हैं। हाँ नहीं तो नहीं सर, यहाँ राजनीतिक तो इसमें आपको जोड़ना चाहेंगे क्या? नहीं 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 सर, यहाँ तो ठीक है सर। ठीक है। फिर हमने थोड़ी रिसर्च की है कि ये लोग जीतते कैसे हैं। तो इनके लोग अयोग्य हैं, इनके लोग अपराधी हैं, इनके लोग जो है दल बदलू हैं, पार्टियों के जो है ना बच्चों को जो है टिकट देते हैं और पैसे को प्राथमिकता देते हैं। इस तरीके से जो सही योग्य व्यक्ति का नेतृत्व भारत को मिलना चाहिए, उन लोगों को ये अपने आसपास भी नहीं फटकने देते हैं। लिहाजा इनको जीतने के लिए छद्म नीतियों को अपनाना पड़ता है। अब मैं एक एक करके इनकी छद्म नीतियों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा और आपकी राय भी जानूंगा। तो मेरी हम्म, पहली एनालिसिस ये कह रही है कि आजकल सभी पार्टियों ने आईटी सेल बना लिए हैं। आपने देखा होगा कि आजकल हाँ आईटी हाँ सेल वाले अपने आइडेंटिटी कार्ड लेके अपना विजिटिंग कार्ड में भी बड़े बेशर्मी से लिखते हैं कि हाँ हाँ। प्रदेश आईटी सेल, जिला आईटी सेल। आपने देखा कि नहीं देखा? यस 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 सर। है ना। तो बिल्कुल ये आईटी सेल का दुरुपयोग करके या उपयोग करके, जो भी आप कहना चाहें, ये उनकी शक्ति से जो है एक इमेज क्रिएट करते हैं, जिसमें उस आईटी सेल का काम होता है कि इनके काम जिनका धरातल पे कोई असर भी ना हो, उसे महिमा मंडित करें, और उन पॉलिसियों के को जो है ना कि लाइन जितनी बड़ी हो सकती है उसे बड़ी करने की कोशिश करें। पहला काम इनका ये है। राइट। सही बात है बिल्कुल। अच्छा, दूसरा इनका काम है कि जो इनके अपोनेंट हैं, उनके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई चीज पकड़ के उसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन बिलो करके
उनकी लाइन जितनी छोटी हो सके उतना अच्छा है। तो किसी को पप्पू कह दें, किसी को जोकर कह दें, इस तरीके से उसको कराते भी हैं। और इनकी आईटी सेल और जो डर्टी ट्रिक्स है वो बहुत सारे एनिमेशन बना के और वो पब्लिक को परोसते रहते हैं और उस व्यक्ति को लल्लू पप्पू सब जो है ना साबित कर देते हैं। आप मेरे बात का इशारा समझ रहे होंगे। बिल्कुल सर। समझ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल सर। फिर आईटी सेल का जो तीसरा काम है वो है कि जो सोशल मीडिया में लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से व्यूअरशिप बढ़ा ली है, लाखों और करोड़ों में पहुंच गई है, तो इस आईटी सेल का काम है कि उन ऐसे सोशल मीडिया हैंडलर्स को पकड़ा जाए और फिर उन्हें पेरोल पे लाया जाए, जिससे वो जो है इनके अनुसार काम करें। तो आपने देखा होगा जितने भी सोशल मीडिया वाले हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। और अवेयरनेस को यदि आप बारीकी से एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि वो आप में भय पैदा कर रहे हैं और वो एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं कि ये इस भय से एक ही तरीका है, इसका एक ही सेवियर है कि इस पॉलिटिकल पार्टी का जो है ना यदि आप वोट दोगे तभी बचोगे, नहीं तो तुम जिंदा मर जाओगे। सही बात। इस बात पर सहमत है? बिल्कुल ब्लैकमेल करते हैं। हाँ सर बिल्कुल सही, राइट से सहमत हूँ। हाँ। अब जो है आईटी सेल से बाहर निकलते हैं, सोशल मीडिया से बाहर निकलते हैं, तो ये भर भर के पेड न्यूज छपवाते हैं, इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया में भी और प्रिंट मीडिया में। और ये जो है इतना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं कि जिन जोकरों को आप रोज जो है ना टीवी शो में देखते हैं वो सब जो है ना पेड जो है ना जोकर होते हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टियां बताती हैं कि किसको बुलाया जाए, किसको ना बुलाया जाए, और वो बुलाने वाला क्या बोलेगा ये भी लाइन पहले से तय होती है। तो ये जो आप टीवी पे अपना समय खराब करते हैं, ये एक बड़ा वेल जो है कंस्ट्रक्टेड जो है ना ड्रामा होता है। और उस ड्रामे के माध्यम से ढेर सारा पैसा खर्च करके एक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। ये करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, अब जो है पेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेड जो है सोशल मीडिया, पेड प्रिंट मीडिया से अपन बाहर निकलते हैं, तो मैंने अगला पाया है कि ये जाति और धर्म के आधार पर बांटते हैं और एक असुरक्षा पैदा करते हैं। और कई बार जीतने के लिए तो ये दंगे भी करा देते हैं, क्योंकि आपकी जान की इनके दिमाग में कोई कीमत नहीं है। तो धर्म कहीं मतलब जो है दंगे करा के कौन मर रहा है? आपने कभी देखा किसी दंगे में कोई बड़ा नेता मरा हो? सही सही बात है सर, नहीं थी। आपने किसी दंगे में जो है ना भाषण देने वाले जो है ना एकदम पीछे चले जाएंगे, मरने की गोली खाने के लिए कोई दूसरा गोली खाता है। सही बात। तो ये जो है जाति और धर्म के आधार पर भय क्रिएट करेंगे, जाति और धर्म के आधार पर दंगे क्रिएट करेंगे और अपने आप को सेवियर बनाकर उनको एज ए वोट बैंक डेवलप करेंगे। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? हाँ बिल्कुल सर, राइट, सहमत हूँ सर, मैं पूरा पूरा सहमत हूँ। ओके। अब जो है ये फ्री भी बांटते हैं। जैसे अभी राहुल गांधी गुजरात गए तो उन्होंने 125 लाख करोड़ की फ्रीबी बांटने की घोषणा की। अभी ये दुष्ट जो है केजरीवाल गया तो इसने 80,000 करोड़ की जो है ना फ्रीबी बांटने की कोशिश की है। तो एक स्टेट का मामला है, एक स्टेट का मामला है। तो ये दुष्ट राजनेता फ्रीबी बांटते हैं, वो इनके पिताजी की नहीं होती है, वो इस देश के नागरिकों का से दिया गया पैसा होता है, जिसे ये अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मान के अपने लाभ के लिए, अपने वोट बैंक बनाने के लिए यूज करते हैं। ये इतने दुष्ट प्राणी हैं। तो जो फ्रीबी बांटते हैं ये शुद्ध दुष्टता है। ये फ्रीबी के स्थान पर सामर्थ्य क्यों नहीं बांटते हैं, उसके आधार पर जो है ना एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं बांटते हैं? जैसे क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि हम किसानों की आमदनी 5 गुना और वर्कर्स की मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ा देंगे। और हमने उसके लिए एक क्राइटेरिया रखा है कि प्रत्येक मजदूर की परचेजिंग पावर जो है वो 50,000 होगी, तो उसे 25,000 मिलेगा और हर चीज में उसको 50% रिबेट है, तो उस 25,000 की परचेजिंग पावर 50,000 के बराबर होगी। और यदि एक परिवार में 4 लोग जो है यदि मजदूरी कर रहे हैं तो उनकी आमदनी जो है 2 लाख रुपए पर मंथ होगी। तो आप मुझे बताइए कि 2 लाख रुपए पाने वाला मजदूर की फैमिली अच्छे घर में रहने का, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का, बच्चों को अच्छी पढ़ाई करने का और खुद फल खाने का, दूध खाने का और बच्चों को खिलाने का
आराम से अफोर्ड कर सकती है कि नहीं कर सकती है? बिल्कुल सही, आराम से कर सकते तो ये हमें सामर्थ्य और समृद्धि पैदा करने की बजाय ये दरिद्रता पैदा करते हैं। ये नारे लगाते हैं गरीबी हटाओ, बट गरीबी बनाओ के सिद्धांत पे काम करते हैं, क्योंकि आप यदि गरीब रहेंगे तभी आपके ऊपर फ्री भी काम करेगी, तभी आपके ऊपर पैसा बांटना काम करेगा। और आपको जानबूझ के ये दारूखोर भी बनाते हैं कि आप देखिए हर मोहल्ले और उसमें जो है दारू की दुकानें खुल गई हैं, और जहां दारू की दुकानें नहीं खुली हैं वहां पे पाउच जो है ना सप्लाई का सिस्टम पहुंच गया है। आज हमारा युवा मजदूर जो है वो खाना खाने की बजाय दारू के पाउच पी रहा है और नमकीन खा रहा है। उसका शरीर अंदर से घुल गया है, उसमें मेहनत करने की सामर्थ्य खत्म हो गई है। इस एनालिसिस से आप कहां तक सहमत हैं? बिल्कुल सही है, मतलब बिल्कुल सहमत हूँ सर मैं आपकी बातों से। अच्छा, अब जो है इसके बाद जो है अपन ने बात कर ली इसमें फ्री भी बांटने की, दारू बांटने की, ठीक है ना, और पैसे बांटने की। और जो पहले आपने देखा होगा, आपकी उम्र क्या है मिस्टर प्रतीक? सर मेरी सर 35 है सर। अच्छा, तो आप बहुत यंग बच्चे हैं। चलिए, तो आपने नहीं, आपके पिताजी ने ज्यादा बारीकी से देखा होगा। आपने भी थोड़ा बहुत तो महसूस किया होगा कि पहले जब नेता आते थे तो लोग बहुत दूर दूर से अपने नेता को सुनने के लिए जाते थे, राइट? और वो उस नेता के प्रति सम्मान समर्पण होता था। आज के जो नेता हैं इनके जो है ना पार्टी वर्कर्स, जिनको ढेर सारा पैसा दिया जाता है, बसें लगाई जाती हैं, उनके लिए लंच डिनर और ब्रेकफास्ट की व्यवस्था की जाती है, और ऊपर ऊपर से 500 रुपए पर डे दिया जाता है। इस तरीके से जो आम सभाएं हैं जिनके माध्यम से ये एक ऑरा क्रिएट करते हैं, वो भी पेड हो गई हैं, वो भी खर्चीली हो गई हैं। इस बात से आप सहमत हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल सही 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 बात। अच्छा, आपने क्या एक चीज और देखी है, आजकल जो सर्वे होते हैं, इनकी सर्वे करने वाले विभिन्न पार्टियों से संपर्क करते हैं कि हम आपके फेवर में सर्वे करके देंगे, आप हमको बदले में क्या देंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ तो हाँ। ये पॉलिटिकल पार्टी से ही उनका एक असेसमेंट लेते हैं, राइट? कि आप कहाँ कहाँ जीत सकते हो, उनको संभावना हमें बता दो, ठीक है ना? और हाँ उस इनपुट के आधार पर एक एक फर्जी सर्वे क्रिएट करते हैं, और उस सर्वे के माध्यम से यह भरोसा क्रिएट करते हैं, एक इमेज क्रिएट करते हैं, एक ऑरा क्रिएट करते हैं कि इस तरीके से हम जो है जीतने वाले हैं, हवा इनके फेवर में चल रही है। तो वो हवा के माध्यम से ये जीतने की कोशिश करते हैं। तो हमने इतनी सारी चीजें जो है आपसे कही हैं कि ये कैसे जीतते हैं, इनसे क्या कितने हद तक आप सहमत हैं, और इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे क्या आप? नहीं नहीं बिल्कुल सर, ये सर्वे से ही अपने अपने लाभ उठाते हैं, और ये सर्वे वाले सारे पैड 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 होते हैं। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ सर, आप जो कह रहे हो बिल्कुल राइट। तो अभी तक अपन ने जो चर्चा की उसमें ये पहले में अपन ने ये कोशिश की कि हम गुलाम हैं क्योंकि हमारे ऊपर अंग्रेजों के गुलामियत के कानून थोपे गए हैं। हम गुलाम हैं बिकॉज हमारे ऊपर जो प्रशासनिक व्यवस्था, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी थोपी गई है, वो अंग्रेजों की जो है साम्राज्यवादी नीति वाली बादशाही व्यवस्था थी, जिसे इन लोगों के द्वारा कुछ कुछ संशोधन के माध्यम से उसे और बलवान बना दिया है। तो हम अंग्रेजों के समय से ज्यादा बड़े गुलाम हो गए हैं, ज्यादा डरे हुए प्राणी हो गए हैं, और ये चुन चुन के जो है अपने टारगेट्स को तय करते हैं। एक बात अपन ने ये चर्चा की। फिर अपन ने दूसरी चर्चा की कि ये हमारे बोर्ड से तो चुने जा रहे हैं, लेकिन हमको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, रिप्रेजेंट ये पॉलिटिकल पार्टी को करते हैं। फिर हमने इनके तीसरे बात पे बात की कि ये गलत लोगों को टिकट बांटते हैं और गलत तरीके से जीतते हैं। तो इस पूरी व्यवस्था में राज सत्ता आ गई, आपकी जो है ना ब्यूरोक्रेसी आ गई, जो प्रशासनिक व्यवस्था आ गई, और नीचे नियम कानून आ गए। इन तीनों के हिसाब से आप एक वोट देने वाले गुलाम नहीं हो गए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और इन वोट देने वाले गुलाम को ये अपना हुक्मरान मानने की बजाय अपना जो है प्यादा मानते हैं, और उसके सामने जब चुनाव के समय छोड़ के उनके सामने ये बादशाही अंदाज में रहते हैं, और उनसे जिनके वोट से चुने हुए हैं उनके साथ भ्रष्टाचार करते हैं, उनसे चंदा इकट्ठा करते हैं, और उन्हीं को चार लाते मारते हैं। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? बिल्कुल सर, सब सही कह रहे हो सर आप, सही सहमत हूँ मैं। ओके, तो अब हमारा कहना ये है कि अब थोड़ा सा अपन अपने समाज की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट स्पेशली बनियास, राइट?
तो यस एक सर। बात आप मानेंगे कि बनियों का मतलब गहोई बनिया एक हैं, ढेर सारे सभी बनियों को एक साथ हाँ लेते बहुत, हैं। हाँ हाँ। और ये आप देखें कि बनियों का कंट्रीब्यूशन बहुत है। बनियों का कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ब्यूरोक्रेट, आईएएस, आईपीएस, और हाँ टैक्स के रूप में जो पैसा दे रहे हैं, जो कि वो भी बहुत नेशनल नेशन के लिए उपयोग होता है, उसके है। संदर्भ में बनियों का कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सर। इसके बावजूद भी जो है आपसे ही चंदा लिया जाता है, आपको ऐंठा जाया जाता है, आपको धमकाया जाता है, बाहुबलियों के द्वारा आपके खिलाफ केस रजिस्टर कराया जाता है, आपकी जमीनों को पे कब्जा किया जाता है, और कुछ दुष्ट लोग तो जो है इतनी निर्लजता पे उतर आते हैं कि बहू बेटियों को जो है ना किडनैपिंग से लेके और भी घृणित जो है तरीके बिल्कुल के बिल्कुल। उपाय और जो है ना वो करते हैं। और हम हम्म, अपनी लोक लज्जा और मर्यादा के चक्कर में कई बार उसकी रिपोर्ट भी नहीं कर पाते हैं, और हम्म, रिपोर्ट करते हैं तो उसको कोई लिखने वाला नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरे बाहुबलियों के द्वारा झूठी रिपोर्ट के आधार पर हमें यही पुलिस जो है ना गिरफ्तार भी कर लेती है, और ये सुनने के लिए तैयार नहीं होती है कि हमने कोई अपराध नहीं किया है। अपना तो हम दोनों तरीके से पिस रहे हैं। हमारे बिल्कुल। विरुद्ध अपराध हो रहा है, और जो हमने अपराध नहीं किया है उसमें हमें फंसाया जा रहा है, और उसमें जो है ना थोड़ा बहुत लाभ देने के लिए हमसे धन भी वसूला जा रहा है। इस धन बात को धन आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते सर। अब पूरी अपन बात जितनी करते हैं अधिकतर अ? अधिकतर पार्टियां हैं, हम्म। अधिकतर जो जितनी भी पार्टियां हैं वो सर इस बात को समझती हैं कि देश बनिया जो भी है, यदि वो हमारे साथ रहेंगे तो हमारा आर्थिक तौर पर हम बहुत मजबूत रहेंगे, और इनका हम दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि इनको आप पहले बोल रहे थे कि केवल दुरुपयोग के लिए ही ये अपना जो है अपना साथ देते हैं, बाकी की अपने अपने को कोई ऐसा कोई लाभ नहीं पहुंचाते जिससे कि ये आगे बढ़े। अब अपन दूसरी बात करते हैं कि जिनको अपन जो है ना मठाधीश बनाते हैं, अपने समाज का प्रतिनिधि बनाते हैं, उनका चरित्र बहुत छोटा होता है, सोच बहुत छोटी होती है, सामर्थ्य बहुत छोटी होती है। वो उस लहजे में बात नहीं कर पाते हैं जिस लहजे में मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि हम देश ही बदल देंगे। हम ये कह रहे हैं कि हम इन राजनेताओं को भी हरा देंगे। ये बात बिल्कुल आप मानते सही। हैं कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि तीसरे चरण में आ गए हैं अपन, कि अब हम आपको ये बताएंगे कि कैसे हम जो है पूरे देश को और विशेष तौर पर वैश्य समाज को कैसे हम जो है ना चंद्रगुप्त बनाकर उन्हें जो है एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बनने का अवसर भी देंगे, और वो भी जो है किसी की मेहरबानी पे नहीं मिलेगा, बल्कि आपके अपने जो है कंट्रीब्यूशन, अपनी एनर्जी के आधार पर मिलेगा। तो आपको मैं उस समझाऊं इस मॉडल को क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, समझाइए सर। समझाते हैं, ठीक है। तो क्राइम फ्री भारत ने, वैसे क्राइम फ्री भारत मिशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं। ये हमने 2017 में एज ए डीजीपी पुलिस रिफॉर्म मध्य प्रदेश के बतौर कंसीव किया था, और इसे 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया था, राइट। यस यस सर। 2019 में ये नेशनल पुलिस मिशन के रूप में इसको रिकॉग्निशन मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और आज ये माइक्रो मिशन 06 के तहत नेशनल पुलिस मिशन के रूप में मान्यता प्राप्त किए हुए है। और इसके जो प्रोजेक्ट हेड हैं वो मैथिली शरण गुप्त ही हैं आज भी, ठीक है ना। यस सर। और इसमें 5 सर्टेनिटी हैं। एक पहली सर्टेनिटी है कि बिना जो है एफआईआर दर्ज करे, बिना जो है ना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी, और वो भी गांव के गमाड़ी की, जिसे जो है ना मोबाइल है ना कंप्यूटर है, इसके बावजूद भी उसकी बिना थाने जाए एफआईआर भी दर्ज होगी। और यदि कोई व्यक्ति दुष्टतापूर्वक गलत एफआईआर करेगा तो उसी सर्टेनिटी के साथ उसे 182, 211 आईपीसी के तहत प्रोसिक्यूट भी किया जाएगा, राइट। क्योंकि हमारे यहाँ पे केवल अच्छे लोग नहीं हैं, बुरे लोग भी हैं, हाँ हाँ जो कि दूसरे के खिलाफ झूठी रिपोर्ट कराएंगे, उसको फंसाएंगे, उसको तंग करेंगे, उसके ऊपर दबाव बनाएंगे। तो लिहाजा जहां एफआईआर होने की जरूरत है, वहां पे गलत एफआईआर पे बहुत सख्त कार्रवाई की भी जरूरत है। इस बात से आप सहमत है कि नहीं? बिल्कुल 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 सर, राइट। राइट। अब जो है क्राइम फ्री भारत की दूसरी सर्टेनिटी है कि इसका जो टेक्नो इंजन है वो सबसे साधारण पुलिस ऑफिसर को अकाट साक्ष्य इकट्ठा कराने में मदद करेगा, उसको डेट, टाइम, लोकेशन के साथ स्टैम्प करेगा, हैश वैल्यू से लॉक करेगा, और साथ में एक एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है जो शायद आप लोगों को उतनी जानकारी नहीं होगी। वो एविडेंस एक्ट के तहत 65B का एक सर्टिफिकेट क्रिएट होता है। इसका सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली वो सर्टिफिकेट क्रिएट भी करेगा। तो ये साक्ष्य जो है
अकाट्य साक्ष्य बन जाएंगे और इनकी 100% ग्राह्यता भी कोर्ट में होगी, और इनके चलते जो है चालान जो है अधिकतम 15 दिन की अवधि में चालान पेश हो जाएंगे। तो 3 दिन से 15 दिन की अवधि में चालान पेश हो जाएंगे। फिर इसकी तीसरी सर्टेनिटी कहती है कि क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम को क्रिएट कर रहा है, जिसके माध्यम से हम जो है 3 दिन से 30 दिन के अंदर, मतलब 3 दिन से 30 दिन के अंदर, अधिकतम 30 दिन में जो है बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आज के तुलना में 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के तहत 30 दिन के अंदर हम उसमें न्याय दिला पाएंगे, सजा दिला पाएंगे। यस सर। फिर इसका जो चौथी सर्टेनिटी है वो जो है क्राउड सोर्सिंग के द्वारा ढेर सारा एविडेंस जो आज पुलिस की औकात के बाहर की बात है उसे भी वो कैप्चर कर रहा है, और उसी तरीके से डेट टाइम लोकेशन के साथ स्टैम्प करके उसे अकाट्य साक्ष्य में कन्वर्ट कर रहा है, और उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन डिफरेंट इनपुट के आधार पर ये आसानी से निष्कर्ष निकाल सकता है कि अब ये अपराधी अपराध करने के लिए निकल रहा है। उसे ये भी जानकारी होगी कि इस अपराधी के साथ इस समय कौन कौन है, किस साधन के लिए निकल रहे हैं ये, इनके पास हथियार होने की क्या संभावना है, और इनका टारगेट कौन होने वाला है। हाँ सर। इतनी पावरफुल व्यवस्था, इसको हमने डिजिटल चित्रगुप्त का व्यवस्था कहा है, और इसको जमीन पे उतारने के लिए हमने 2020 में एक ड्राफ्ट कानून भी बना के भारत सरकार को भेजा है, जिसके तहत हमने आम आदमी को राइट टू प्राइवेसी दिया है। लेकिन राइट टू प्राइवेसी डज नॉट मीन राइट टू कमिट क्राइम। तो द मोमेंट आप क्राइम कमिट करेंगे वही डिजिटल चित्रगुप्त आपकी एफआईआर भी करा देगा, आपके अगेंस्ट पूरे एविडेंस भी दे देगा, और अधिकतम 30 दिन में आपको जेल में सड़ने के लिए मजबूर कर देगा। सही बात है। तो अब सवाल उठता है कि जब आपके पास इतना पावरफुल चित्रगुप्त है, जैसे भगवान का चित्रगुप्त है ऐसे ये डिजिटल चित्रगुप्त है, तो जब आपके पास इतना पावरफुल चित्रगुप्त है तो भाई अपराधियों को अपराधी क्यों बना रहने दिया जाए? उनको समय रहते जो ना उनको कांटेक्ट करके उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको अतिरिक्त ट्रेनिंग दी जाए, रिसोर्सेज दिया जाए, सो दैट अपराधी बनने की बजाय दे कुड बी मीनिंगफुल रिसोर्स पर्सन। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अपराध वही कमिट कर सकता है जिसमें एक पर्टिकुलर विल है और कोई ना कोई स्किल सेट उसके पास है। जो स्किल सेट को वो अपराध कमिट करने के लिए यूज कर रहा है, वही स्किल सेट जो है ना इस देश की समृद्धि का जो है ये भी काम कर सकता है। राइट। तो ऐसी 5 सर्टेनिटी का क्राइम फ्री भारत है। फिर इसमें साइबर क्राइम फ्री भारत है, और एक हमने जो मॉडल डेवलप किया है जो कह रहा है कि खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होगी। तो ये भर भर के जो है ना जो मक्कारी बदमाशी कर रहे हैं ये सब गायब हो जाएगी, और ये ऐप बेस्ड व्यवस्था होगी। इसके तहत जो है यदि आप चुनाव में खर्च करेंगे तो वो संज्ञेय अपराध होगा, नॉन वेलेबल होगा, आप जेल चले जाएंगे। तो खर्च विहीन इस हद तक है कि खर्च करोगे तो जेल जाओ। आप समझ रहे ना? बिल्कुल सही है। फिर इसमें जो है साइबर क्राइम फ्री भी 3 से 6 महीने में हो सकता है। आज यदि साइबर क्राइम का डर बनाया जा रहा है तो ये बहुत सारे लोग साइबर क्राइम का भय पैदा करके खुद वायरस बनाते हैं और फिर एंटीवायरस लेके आते हैं। तो ये एक बड़ी जो है ना घुसपैठ बन गई है, और हमने एक निकम्मी लचर पुलिस पैदा की है जो संज्ञान ही नहीं लेती है, और संज्ञान लेने के बाद उसे पकड़ने की और न्यायालय से सजा दिलाने की क्षमता नहीं है। अन्यथा हर अटेम्प्ट एक संज्ञेय अपराध है, और उसके बारे में अकाट्य साक्ष्य आइडेंटिटी के साथ बहुत आसानी से कलेक्ट हो सकते हैं, और 3 दिन से 30 दिन में यदि उसको सजा हो जाएगी तो ये साइबर क्राइम करने वाले व्यक्ति सभी बहुत समझदार व्यक्ति हैं। ये जेल में सड़ने के लिए कोई साइबर क्राइम नहीं करेंगे क्या? सही बात है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, जब साइबर क्राइम फ्री हो गया तो दूसरी हमारी बड़ी प्रॉब्लम है ये नोट। इस नोट से ही जो है ना हवाला होता है, इसी नोट के तहत भ्रष्टाचार होता है, इसी नोट जितनी समस्याएं हैं ये नोट है। राइट। तो पेपर करेंसी जो है ना मुक्त भारत होगा तो डिजिटल करेंसी होगी, और डिजिटल करेंसी होते ही जो है भ्रष्टाचार विलोपित हो जाएगा, आपके जो है हवाला रैकेट्स विलोपित हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग विलोपित हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई पैसा फ्लो नहीं हो पाएगा, ना ड्रग माफिया होंगे ना हथियार माफिया होंगे, और मात्र एक छोटी सी ट्रांजैक्शन फीस के माध्यम से 2% की ट्रांजैक्शन फीस के माध्यम से आज जो रिसोर्स हम पैदा कर पा रहे हैं
इससे 10 गुना ज्यादा रिसोर्स भारत के डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल होंगे। तो आप जो है टैक्स की मार से बच जाएंगे, महंगाई की मार से बच जाएंगे, और जो दुष्ट जो है ना एक्सप्लॉइटेड सिस्टम है, जो आपको जो है ना पहले मजबूर करता है कि आप टैक्स चोरी करो, फिर उसको आपके ऊपर रेड करता है, फिर आपके जो है ना अकाउंट सीज कर देता है, फिर ये कर देता है, वो कर देता है, आपको एक नारकी जीवन जीने के लिए जो है ना मजबूर करता है। जो व्यक्ति भारत की वेल्थ के लिए क्रिएट कर रहा है, ये दुष्ट सिस्टम जो है ना उसे चोर साबित कर देता है। यस, करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो पेपर करेंसी मुक्त भारत भी होगा, कर मुक्त भारत भी होगा, इंडिया विल बी टैक्स फ्री भारत। और फिर क्राइम फ्री भारत का एक एग्रो और आयुष मॉडल है। आप हमारे दूसरे वीडियोज यदि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप जो है उसमें देखिए कि कैसे क्राइम फ्री भारत का एग्रो आयुष मॉडल जो है ना किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ाएगा और मजदूरों की आमदनी सर्टेनिटी के साथ 10 गुना बढ़ाएगा। दिस समथिंग वेरी वेरी यूनिक काइंड ऑफ मॉडल, जिसके बारे में बहुत सारे वीडियोज ऑडियोज अवेलेबल हैं। आई विल रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल, और उनको हर दिन 1-2 वीडियो को देखिए, अपने कमेंट लिखिए, और आई वुड लाइक टू हैव योर ऑब्जेक्टिव व्यूज ऑन दैट। यस सर। तो अब ये तो हमने क्या हासिल करना चाहता है क्राइम फ्री भारत वो बताने की कोशिश किया है। तो क्या हम में से हर कोई जो है ये सब चीजें हासिल करने के लिए प्रयासरत नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर, साथ साथ। और यदि वो जो है ना बिना खर्च के, बिना कानून के तोड़े, बिना किसी मुसीबत के मिल जाए तो हमें और जोर से पकड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आपको जो है क्राइम फ्री भारत का चौथे चरण में एनर्जी मॉडल को समझाते हैं कि जिसमें बिना 5 पैसे खर्च हुए, बिना चंदा, बिना उसके, बिना प्रचार, बिना उसके, कैसे जो है क्राइम फ्री भारत जो है इस देश के भ्रष्ट और जो है नेताओं को, सपोतपोष काले चरित्र के नेताओं को उनकी जमानतें जब्त कराएगा। केवल हमें थोड़ा सा संकल्प की जरूरत है, मात्र संकल्प शक्ति से, बिना खर्च किए हम बहुत आसानी से इन सफेद पोस्ट नेताओं को जो है ना हरा पाएंगे। और जो व्यक्ति जितनी एनर्जी लगाएगा उसको जितने ज्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे, उसी के आधार पर जो है उसे विभिन्न जिम्मेवारियां मिलेंगी, उसी के आधार पर उसे विधायक का टिकट मिलेगा, सांसद का टिकट मिलेगा, उसी के आधार पर जो है बिना खर्च किए हम जो है शंखनाद करते हुए संकल्प लेंगे रोज। तो संकल्प शक्ति के सामने जो इनकी जो घोड़ी नीतियां हैं, क्या वो टिक पाएंगी? बिल्कुल सही बात है, नहीं टिक पाएंगे, नहीं टिक पाएंगी। तो क्या हम संकल्प शक्ति से अपने चंद्रगुप्त को जब कहेंगे कि इसको हम जिता रहे हैं, तो वो बिना रैली किए, बिना जो है ना उसके लिए कि जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा? बिल्कुल 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 जीत पाएगा। चलिए, तो अब जो है हमको कितना करना है, तो हमने जो ये बातचीत की है इसको हमने कहा ऊर्जा, राइट? जैसे पहले मंत्र देते थे ना गुरु, तो इसको मंत्र मान लीजिए, ऊर्जा मान लीजिए। तो हमें 1 to 1 ये ऊर्जा देना है और इसके बाद फिर संकल्पित करना है। तो इसके लिए 4 तरीके के संकल्प हमने तय किए हैं। पहला संकल्प बहुत छोटे समय का है, 9 दिन का है केवल, जिसमें आपको 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना है। ठीक है ना? यदि मान लो किसी को जो है ये कठिन लग रहा है, क्योंकि हर किसी की अपनी व्यस्तताएं होती हैं, तो उसके लिए उससे छोटा है कि आप मात्र 3 लोगों को प्रतिदिन जोड़िए, लेकिन फिर आपका ये 30 दिन तक चले, राइट? अब मान लो किसी के लिए वो भी थोड़ा सा भारी पड़ रहा है क्योंकि वो ज्यादा बिजी रह रहा है। वैसे तो ये है कि यदि इसको आप प्राथमिकता देंगे और इससे आपको एक अच्छा भविष्य मिल रहा है तो ये बहुत कठिन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? यस सर। लेकिन यदि मान लो फिर भी जो है ना लग रहा है कठिन है, तो हम तीसरे संकल्प को ले सकते हैं, जिसमें 2 व्यक्तियों को जोड़ना है। बट वैसी स्थिति में आपको ये संकल्प 45 दिन तक चलेगा, राइट? यस। और यदि वो भी थोड़ा भारी पड़ रहा है तो फिर चौथा संकल्प है कि आप हर दिन मात्र 1 व्यक्ति को जोड़िए और ये संकल्प आपका 90 दिन चले। तो चारों संकल्प में हम कुल मिला के 90 लोगों को जोड़ रहे हैं। और संकल्प में हम किनको जोड़ रहे हैं, तो उसके लिए हमने 4 कैटेगरी के लोग रखे हैं। कहते हैं कि पहली यात्रा खुद से शुरू होना चाहिए, अपने परिवार से शुरू होना चाहिए। तो पहला है कि हम अपने परिवार के बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को जोड़ें, राइट? दूसरा जो है, हम अपने मित्रों को, जिनसे हम वर्षों से जुड़े हुए हैं, जो हमें विश्वास रखते हैं, तो जो चीज हमने समझ ली है वो इस बात से कि भाई प्रतीक जी ने समझ ली है तो ये सही ही कह रहे होंगे,
उस विश्वास का, उस अनुभव का और उस लगाव का उपयोग करते हुए हम उनको ऊर्जाकृत करके अपने मित्रों को जोड़ेंगे। तीसरा जो है, हम अपने रिश्तेदारों को जोड़ेंगे जहां कहीं भी हों, चूंकि उनसे भी लंबा जुड़ाव है और वो भी इस बात को समझेंगे कि साहब इसमें और कोई किसी का हित नहीं है, उनका खुद का अकेला हित है, तो रिश्तेदारों को जोड़ना है। फिर चौथे चरण में हमको जोड़ना है वो अपने सर्कल के लोग। तो जैसे मान लो आप व्यवसायी हैं तो व्यवसायियों का सर्कल हो गया है, आप बनिया हैं तो बनियों का सर्कल हो गया है, यदि आपने इंजीनियरिंग किया है तो जो है ना आप जहां पढ़े हैं वहां का सर्कल हो गया जिसको अपन एलुमनाई कहते हैं। यदि आप समाज सेवी संगठनों से जुड़े हुए हैं तो उसके लोग हो गए हैं। तो आप जिन भी सर्कल से जुड़े हुए हैं उन सर्कल के आपसे जुड़े हुए लोग, उनको जोड़ें, राइट। ओके। अब जो है इसमें हमने एक थोड़ी सी सतर्कता भी दी है कि हम में से बहुत सारे लोग बहुत ही स्वार्थी, खुदगर्ज लोग हैं, राइट। हम हर जगह अपना लाभ खोजते हैं और वो भी एकदम इमीडिएटली, और वो भी व्यक्तिगत लाभ, राइट। तो ढेर सारे लाभ आपको मिलेंगे वो मैंने बता दिया, राइट। यस। आपको कैसा भारत मिलेगा वो बता दिया, राइट। अब इसमें हम वो व्यक्तिगत लाभ भी बता देते हैं कि यदि आप जो है चंद्रगुप्त वन के लोगों को जोड़ेंगे तो आपको, जैसे ऑलरेडी आप जो है गवई उससे जुड़े हुए हैं, तो आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो आपको 100 नंबर मिलते हैं, यस। राइट। तो आप जितने अधिक से लोगों को जोड़ेंगे तो उसके आधार पर आपको मोहल्ला अधिकारी, आपको मतलब हमने जो सिस्टम डेवलप किया है उसमें मोहल्ला अधिकारी, यदि आप 100 से 300 के बीच में यदि लोगों को जो मतलब पॉइंट पाते हैं, जो कि बहुत आसान है, यदि आप 1 से लेकर 3 लोगों को भी जोड़ देंगे तो आप मोहल्ला अधिकारी बन जाएंगे, ठीक है ना। यदि आप जो है 3 से 5 के बीच में जोड़ते हैं तो आप ब्लॉक अधिकारी बन जाएंगे। यदि आप 5 से 10 के बीच में जोड़ते हैं तो आप जो है हाँ, ब्लॉक अधिकारी, और 10 के ऊपर आप जोड़ते हैं, मतलब 1000 से ज्यादा यदि आपके पॉइंट होते हैं तो आप जिला अधिकारी बन रहे हैं। यदि आप जो है 5000 से ज्यादा आपके पॉइंट हैं तो आप राज्य स्तर के अधिकारी बन रहे हैं। और यदि आपके 10,000 पॉइंट हैं तो आप जो है राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी बन रहे हैं। ये सब ऑटोमेटिक होता है, राइट। और इसके बाद जो है ऐसे राष्ट्रीय अधिकारी जिनके अधिकतम प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे, वह जो है अपने क्षेत्र में उनको ही एमएलए और एमपी के टिकट का हक मिलेगा। वो उनको मांगना नहीं पड़ेगा, सिस्टम जो है ना खुद आइडेंटिफाई करेगा। और इसके बाद उनको एक फॉर्म दिया जाएगा जो उन्हें भरना होगा, जिसके आधार पर हम उनकी प्रोफाइल को एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि वो कोई आपराधिक किस्म का व्यक्ति तो नहीं है, वो भ्रष्ट किस्म का व्यक्ति तो नहीं है, उसके चरित्र में कोई दाग तो नहीं लगा है। इन 3 स्क्रीनिंग के साथ जो हाईएस्ट पॉइंट वाला है उसको बिना मांगे टिकट ऑफर किया जाएगा। अब अज्यूम करिए वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो वो कह सकता है कि नहीं भाई मैं तो जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी का टिकट पे, तो उसकी मर्जी है, तो हम उसके बाद उस अपने सेकंड वाले को टिकट दे देंगे, ठीक है ना। तो टिकट मिलना ऑटोमेटिक हो गया। तो अभी जो 5 क्राइटेरिया हमने आपको बताए थे कि अधिक पैसा दोगे तब होगा, फिर जो है आप किसी नेता के बच्चे होना जरूरी है, यहाँ ना नेता के बच्चे होने की जरूरत है। उनको मिलाओ कीर्ति मैडम को। हेलो, ये हाँ सर, हाँ सर बोलिए। तो इस तरीके से आपको टिकट ऑटोमेटिक मिल रहा है। तो टिकट कौन दे रहा है? टिकट कोई नहीं दे रहा है, टिकट आप खुद अर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो आज आपका ग्रेवेंस है कि साहब बनियों को टिकट ही नहीं देते हैं, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। यस। ठीक है। अब जो है आपको जीतने के लिए पहले तो टिकट लेने के लिए पैसे नहीं देना पड़ेंगे और फिर जीतने के लिए भी पैसे नहीं खर्च करना होंगे, क्योंकि जो इतने लोग जुड़े होंगे वो आसानी से 100 करोड़ से ज्यादा होंगे। तो 100 करोड़ लोग अपनी छत पे खड़े होकर थाली बजाकर जो भी हाईएस्ट पॉइंट चंद्रगुप्त वाला होगा उसको जीतने का रोज संकल्प करेंगे। तो उस संकल्प शक्ति के सामने क्या ये राजनेता जीत पाएंगे? सही बात है। ठीक है ना। तो जीतना भी जो है पूरा क्लियर है। इस प्रकार आपको इतने सारे लाभ मिल रहे हैं। अब हम आपको 2 बातों से आगाह करना चाहेंगे कि जो आपके प्रभाव क्षेत्र के लोग हैं इनमें से 2 तरीके के पत्थर भी हैं। एक पत्थर वो है जो बहुत विद्वान है लेकिन खुदगर्ज है, स्वार्थी है, हर जगह अपना लाभ देखता है, डरपोक भी है और वो वर्तमान व्यवस्था से बहुत लाभ कमा रहा है। वो इस व्यवस्था को बदलने में उसकी कोई रुचि नहीं है। लिहाजा चूंकि उस व्यवस्था को जो है जिसको हम बदलने की बात कर रहे हैं वो बदलने की सोच ही नहीं रखता है, तो लिहाजा वो जुड़ेगा नहीं और जुड़ने के बाद जो है ना वो संकल्पित होकर जो काम उसे करना चाहिए वो नहीं करेगा।
लिहाजा वो हमारे लिए पत्थर तुल्य है। जैसे ही महसूस हो कि ये पत्थर है, तो हमें उससे वार्तालाप बहुत जल्दी जो है ना अपनी क्लोज करना चाहिए, जिससे हमारी एनर्जी बची रहे और हम उसको 2 शब्दों में कहें कि आप तो बहुत विद्वान हैं, विवेकशील हैं, यदि आपको अच्छा लगता है तो जुड़िए, नहीं तो आप जो है मैं नहीं जी, फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूँ, राइट। उससे यस, पहले क्या होगा, एक तो हम में हताशा नहीं आएगी, राइट। नंबर 2, हम उसकी बकवास सुनने से बच जाएंगे, राइट। और तीसरी बात है कि वो जो एनर्जी बचेगी वो हम दूसरी जगह लगा देंगे, तो हम बड़ी आसानी से जो है टिकट भी पा पाएंगे, जीत भी पा पाएंगे, और हम आसानी से, अब आप जरा इसको हम मैथमेटिकल ढंग से आपको समझाते हैं। एज्यूम करिए कि मैथिली गुप्त ने अभियान ये आज चालू किया और प्रतीक इज नंबर 1 और ऐसे ही 9 लोगों को हमने और ऊर्जाकृत किया, तो आज शाम तक हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल, और हम संकल्पित भी होंगे, ऊर्जाकृत भी होंगे, अपने निश्चय दृढ़ता के साथ लगे होंगे, तो दूसरे दिन ये 10 लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो 100 होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल सर, तीसरे दिन 1000 हो जाएंगे, बिल्कुल, चौथे दिन जो है 10,000 होंगे, पांचवें दिन 1 लाख होंगे, छठवें दिन 10 लाख होंगे, यस, सातवें दिन 1 करोड़ होंगे, हो जाएगा, आठवें दिन 10 करोड़ होंगे, और 9वें दिन 100 करोड़ होंगे, ठीक है ना। और बाकी बचे हुए 37 करोड़ को जोड़ना नहीं है, क्योंकि वो पत्थर 1 और पत्थर 2 है, ठीक है। यस सर, तो अब इसको जरा समझने की कोशिश करें कि 100 करोड़ तो हम हो गए हैं, क्या हमने बड़ा पहाड़ खोदा है? तो हम आपको बताना चाहते हैं कोई पहाड़ नहीं, राइट। जो व्यक्ति को हमने जोड़ा है उसके पास 8 दिन होंगे, तो वो 8 दिन में उसे मात्र 80 लोगों को जोड़ना है, राइट। यस, जो दूसरे दिन जुड़ेगा वो 70 लोगों को जोड़ेगा, जो तीसरे दिन जुड़ेगा वो 60 लोगों को जोड़ेगा, राइट। जो चौथे दिन जुड़ेगा वो मात्र 50 लोगों को जोड़ेगा, जो पांचवें दिन जुड़ेगा वो मात्र 40 लोगों को जोड़ेगा, जो छठवें दिन जुड़ेगा वो मात्र 30 लोगों को जोड़ेगा, और जो सातवें दिन जुड़ेगा वो मात्र 20 लोगों को जोड़ेगा, और जो आठवें दिन जुड़ेगा वो मात्र 10 लोगों को जोड़ेगा, और जो 9वें दिन जुड़ रहा है वो एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ेगा, तब भी हम 100 करोड़ होंगे। तो हमारा एवरेज यदि हम माने कि जो 9वें दिन वाला है उसका 0 है, और जो पहले दिन जो जुड़ रहा है उसके द्वारा 80 है, तो 0 धन 80 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब है ऑन एन एवरेज हमें 40 लोगों को ही जोड़ना है। यस, ये इस मैथमेटिक्स में कोई गलती तो नहीं है? नहीं 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 सर, नहीं। और आपको पत्थरों को दूर कर दिया तो आपकी बहुत सारी एनर्जी बच गई। सही है, आपको अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, अपने जो है रिश्तेदारों को, अपने परिवार के सदस्यों को और सर्कल से 40 लोगों को जोड़ना क्या बहुत बड़ा काम है? सही बात, जैसे अपन वर्षों से जुड़े हुए हैं, नहीं इजिट। और उसमें जो 10 करोड़ से 100 करोड़ जाएंगे वो एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ रहे हैं, हाँ सही है, क्योंकि जो 100 करोड़ बन रहे हैं, जो लास्ट में जुड़ रहे हैं, वो तो जो 90 करोड़ लोग हैं, तो 90 करोड़ लोग जो है उन्हें 0 लोगों को जोड़ना है, सिर्फ जुड़ना ही मात्र अकेला है, सही बात है, ठीक है ना। तो 40 एवरेज 40 कठिन है क्या? बिल्कुल सही, नहीं नहीं सर, नहीं है। और उसमें आपने पत्थरों को भी छोड़ दिया है, और आपको लाभ कितना है कि आप अपने दम से जो है ना, आपको एमएलए एमपी बन रहे हैं, आप ही आगे चल के मंत्री भी बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, और वो भी बिना खर्च के, बिना किसी की चापलूसी किए। यस, इस मॉडल से आप कहाँ तक संतुष्ट प्रतीत हो रहे हैं, या आपको एक ख्याली पुलाव लग रहा? नहीं नहीं सर, काफी हद तक सर उपयोगी है सर, काफी हद तक उपयोगी है, और ये अच्छा है सर, मॉडल अच्छा है। तो आपको नहीं लगता है कि हमें बनियों को, जो कि सबसे ज्यादा जो है देश को कंट्रीब्यूट भी करते हैं और सबसे ज्यादा प्रताड़ित भी होते हैं, कम से कम, चूंकि आप गवई बनिया हैं, और उसकी शुरुआत हम गवैयों से करें और सभी गवैयों को इसमें जोड़ें, और चूंकि यदि वो सभी लोगों को जोड़ेंगे तो स्वतः जो है वो सभी जो है उसके हकदार बन जाएंगे, राइट। बिल्कुल और सही, बनिया जो है सभी लोगों से जुड़ा भी रहता है, राइट। तो उसके सर्कल भी बड़ा होता है, वो आसानी से जो है ना लोगों को समझा सकता है। और इसको समझाने के लिए हमारे 1700 से ज्यादा वीडियो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, तो उनको खुद सुन के और बाकी लोगों से शेयर करके, और जहां कहीं जरूरत हो तो हम उनसे संवाद कर सकते हैं। ओके सर, इसके लिए हमने एक प्रक्रिया, एक तो 3 प्रायोरिटी एरिया बनाए हैं। एक बनाया है युवाओं का, तो युवाओं को जोड़ने के लिए हम अपने प्रभाव क्षेत्र के स्कूल और कॉलेजेस की सूची बनाएं, वहां प्राचार्य से मिलें, उनको जोड़ें,
और फिर बच्चों को जो है ना एक आध सेशन लेके उनको जोड़ें और बच्चों के माध्यम से हम उनके माता पिता और सबको जोड़ें, ठीक है ना। यस दूसरा जो है, हमें गरीब नारायण को जोड़ना है, वो चाहे किसी जाति या धर्म का हो, क्योंकि वो प्रताड़ित है, वो जानबूझ के गरीब रखा गया है, उसे एज ए चरागाह यूज किया जा रहा है, उसके साथ कपटता की जा रही है, और वो रोज जो है इनसे परेशान है, रोज बाहुबली उसको तंग कर रहे हैं, उनके विरुद्ध फर्जी मुकदमे कायम हो रहे हैं और उसको फर्जी फंसाया जा रहा है। तो उसको सबसे ज्यादा बीमारी फटी हुई है, और उसको यदि वो तत्परता से संकल्प के साथ काम बनेगा करेगा तो उसे मंत्री और मुख्यमंत्री बनने का भी अवसर मिल रहा है। तो हमें मजदूर, किसान, हाथ ठेले वाले, छोटे छोटे व्यापारी, सब जो है गरीब नारायणों को ऊर्जाकृत करना है, ये सेकंड प्रायोरिटी है। और तीसरी प्रायोरिटी है कि देखिए, आपने देखा होगा कि बुजुर्ग जो है, जो सीनियर सिटीजन है, उनको इतना बड़ा लंबा अनुभव प्राप्त होता है, आज की व्यवस्था ने जो है उन्हें कॉर्नर कर दिया है, उन्हें वो सम्मान भी नहीं मिल रहा है। आज जो है बच्चे बिजी हैं, वो भी अपने पेरेंट्स की जो है केयर नहीं कर पा रहे हैं, और पेरेंट्स इसलिए परेशान हैं कि उनका समय ठीक ढंग से नहीं कट रहा है। तो ऐसे बुजुर्गों की एनर्जी का उपयोग करके उन्हें चंद्रगुप्त बनाते हुए, उन्हें नेतृत्व प्रदान करते हुए, उन्हें मंत्री मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्रदान करते हुए यदि हम उनको यूज करेंगे, उनको जो है ना इस काम के लिए करेंगे, तो उनकी समय भी कटेगा और देश को एक अच्छा नेतृत्व भी मिलेगा। हाँ यस सर, है कि नहीं है? बिल्कुल सर। अब इसमें हम आपको तरीका बताते हैं कि करना कैसे है। तो हमारा सोचना यह है कि जो दूर हैं उनसे मोबाइल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की जाए, ठीक है ना। यस जो पास में है वहां कोशिश की जाए कि हम हर मोहल्ले में कम से कम एक संगोष्ठी कर लें, उसमें 2 से 10 लोग पर्याप्त हैं। उनको पहले जो है वीडियो ऑडियो जो ढेर सारे हमारे हैं, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं ये भी अपलोड हो जाएगी, तो इसको सुनाया जाए, और इसके बाद जो है थोड़ी चर्चा की जाए, और चर्चा करने के बाद उन्हें सबसे पहले क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराया जाए, और उनसे अनुरोध किया जाए कि इसके 1-2 वीडियो वो रोज देखें, जिससे उनका एनर्जी लेवल अब अपलिफ्ट होता रहेगा। यस सर। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जैसे ही अपने कामों में फंसते हैं तो फिर हमारा एनर्जी लेवल डाउन होने लग जाता है, हमें बहुत सारी चिंताएं और परेशानियां घेर लेती हैं। लिहाजा इन परेशानियों से के रहते हुए भी हमें, चूंकि कुछ खर्च भी नहीं हो रहा है, तो हम आसानी से आधा घंटे 1 घंटे निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो ऑडियो उसकी मदद करेंगे एनर्जी लेवल को मेंटेन करने में, राइट। यस फिर जो व्यक्ति उनको जोड़ रहा है वो उन सबके मोबाइल नंबर वगैरह और नाम और डिटेल एक रजिस्टर में नोट करा ले, और फिर उन पे जो है अपनी लिंक को भेजे। और ये ध्यान रखे कि वो अपनी लिंक को ही भेजे। जो आपने देखा है कि इसमें क्राइम फ्री भारत मिशन में और बाकी उसमें भी दाहिनी तरफ जो नीचे प्रोफाइल रहती है, उसको लिंक को कॉपी करके हम जो लोग वहां पर हैं उनको शेयर करें, और तभी जो है ना उनको अपने सामने ही जुड़ा लें, ठीक है ना। तो जुड़ने के बाद जो है फिर हम एक संकल्प जो है, फॉर्मल संकल्प जो है ना वहीं पे कर लें, और कोशिश करें कि वो संकल्प सेरेमनी है वो रिकॉर्ड भी हो, और उसे फिर क्राइम फ्री भारत के उस पर अपलोड भी करें, ठीक है ना। छोटी रखें उसको, एक राष्ट्रीय ध्वज को सामने रख लें। तो मैं राष्ट्रीय ध्वज की शपथ लेता हूं, और वो शपथ ऑलरेडी अवेलेबल है कि मैं ऐसा 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 करूंगा, ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ूंगा। मैं संकल्प 1, 2, 3 जो भी है उसको जो है ना का संकल्प लेता हूं, और मैं पूरी शक्ति से दृढ़ निश्चय के साथ जो है लोगों को जोड़ के अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करूंगा। और आगे बढ़कर यदि जो है हमारे उस तरीके के प्रतिष्ठा पॉइंट हुए, तो हम एमएलए, एमपी, मंत्री और मुख्यमंत्री के का जो है ना कर्तव्य का भी निर्वहन करूंगा। यस सर। तो इस तरीके से आपको नहीं लगता है कि हम बहुत आसानी से चंद दिनों में, यदि सब लोगों ने पहला संकल्प ले लिया, तो हम बहुत आसानी से 9 दिन में ही बहुत आगे निकल जाएंगे। और जब जो है 100 करोड़ लोग अब थाली बजाकर दीपक जला के किसी भी अन्याय को उठाएंगे, तो 2000 से 2024 तक के बीच में भी शासन और प्रशासन की कोई भी गड़बड़ी करने की जो है ना हिम्मत खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो उस विद्रोह को, उस जो है ना जागृति को जो है वो झेल नहीं पाएंगे। जब 100 करोड़ लोग अपने छत पे खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जलाकर और क्राइम फ्री भारत मिशन के द्वारा भेजे हुए 1 मिनट आधा मिनट के वीडियो को चला के
माननीय प्रधानमंत्री और अपने चुने हुए नेताओं से जो मांग करेंगे उसे नजरअंदाज करना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। फिर हम इनको बेबस भी कर पाएंगे और इनको पराजित भी कर पाएंगे। आपको इस बात में कितना दम समझ में आ रहा है? नहीं सर, काफी काफी हद तक जो है सही है। तो अभी हम जो है ना गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग फलाना ये वो भी करते रहें, क्योंकि उससे आपस में समरसता, आपस में जो है ना लगाव बना रहता है। लेकिन हम एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा जो है लोगों को जोड़ने में खर्च करेंगे तो हमारी जितने भी ग्रीवेंस हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। हमारे यही ग्रीवेंस है ना कि हमारे ऊपर गलत मुकदमा कायम होता है, हमें दबाया जाता है, हमसे पैसा वसूल किया जाता है और हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, हमें एमएलए एमपी नहीं बनते हैं, हमारे अपने जो कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हमें वो नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी? यस सर। क्या आप इन दुष्ट जो है सफेद पोस्ट नेता जिनका चरित्र काला, सोच काली, देह काले, इनसे बहुत आसानी से मुक्ति नहीं पा जाएंगे? बिल्कुल सर। तो क्या मैं ये कहूं कि जो चंद्र बरदाई जी ने पृथ्वीराज चौहान को कहा था कि इतने बांस, इतने अंगुल पे बैठा है सुल्तान, मत चूको चौहान। तो हमने अब आपको पूरी कहानी समझा दी है। अब जो है बढ़ जाइए और लोगों से 1 to 1 बात करिए और उनको जोड़िए। ओके सर। है ना? एकदम शक्ति के साथ लग जाइए। और इसकी शुरुआत मैं चाहूंगा कि गहोइयों से हो, बाकी सब बेस्ट कम्युनिटी से हो। और वैसे तो पूरे देश को जोड़ना है 100 करोड़ लोगों से, तो सभी जाति और धर्म के लोगों को जोड़ना है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसमें पूरी शक्ति से आप लग जाइए। और मैं आपको जो है अभी अपना लिंक भेज रहा हूं, तो उससे आप जुड़ जाइए। और मैं एक दूसरी लिंक भी भेजूंगा जिसके माध्यम से आगे हम जो है ऑडियो बात नहीं करेंगे, वीडियो बात करेंगे। ठीक है ना? तो हमारी बातचीत का जो इम्पैक्ट आएगा वो जरा ज्यादा आएगा, क्योंकि लोग हमारे भाव को देख पाएंगे, हमारी भाव भंगिमा को देख पाएंगे, हमारे जोश को अप्रिशिएट कर पाएंगे, जो कई बार आवाज में शायद नहीं आ पाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना? तो प्रतीक जी, मैंने आपको ऊर्जाकृत कर पाया क्या? बिल्कुल सर, बहुत कर पाया सर। अच्छा, क्या मैं आपको संकल्पित कर पाया हूँ? बिल्कुल सर। तो आप जो है अपने सामने अपने किसी को खड़ा करके आप एक संकल्प लेकर अपना खुद का वीडियो बनाइए और उसे अपलोड करिए, और उससे बाकी लोगों को वो मिलेगा। तो राष्ट्रीय ध्वज को सामने रख के, जैसा मैंने कहा है, एक संकल्प का छोटा सा आधा मिनट का, 1 मिनट का जो भी वीडियो है वो बना के उसे आप आज अपलोड करिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए चलिए, तो प्रतीक जी, बहुत अच्छी वार्ता हुई, मुझे आनंद आया। और मुझे लगता है कि हम इस इच्छा शक्ति से इस देश को बदल पाएंगे, देश को समृद्ध भी कर पाएंगे, निरोगी और दीर्घायु भी कर पाएंगे, और आगे चल के इसे विश्व गुरु के रूप में स्थापित भी कर पाएंगे। बिल्कुल सर। है ना? चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप कुछ संदेश देना चाहेंगे क्या? नहीं सर, मेरे लिए तो सर पॉजिटिव ही संदेश है आपका। मतलब ये जो आप नहीं, आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे क्या? मैं लोगों को बस यही संदेश देना चाहूँगा कि सभी लोग जो है इस महान अभियान से जो है जुड़े, तो जो है देश के लिए बहुत उपयोगी होगा। चलिए, तो प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।